हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ, जानता हूँ हिस्ट्री कभी कभी बोरिंग लग सकती है, बट ट्रस्ट मी, ये चैप्टर एकदम मूवी की तरह है। तो रेडी हो जाओ फ्रांस की गलियों में घूमने और जानने के लिए कि कैसे वहाँ के लोगों ने दुनिया बदल दी। यह है पार्ट 1, जहाँ हम देखेंगे कि आखिर ये रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुआ। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का टॉपिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाम सुनते ही लगता है ना कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल सही, ये वो टाइम था जब फ्रांस में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, ऐसे चेंजेस जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। चलो देखते हैं कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ना क्यों है, इतनी पुरानी बात अब हमें क्यों पढ़नी है। वेल, इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है। सबसे पहले, इस रेवोल्यूशन ने दुनिया को इम्पोर्टेंट आइडियाज दिए, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी कि आजादी, बराबरी और भाईचारा। ये वर्ड्स आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, इसी रेवोल्यूशन से मॉडर्न नेशनलिज्म, यानी अपने देश से प्यार करने का आइडिया, और लिबरल थिंकिंग, यानी खुले विचारों की शुरुआत हुई। और पता है, इस रेवोल्यूशन ने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं, बल्कि अमेरिका, रशिया जैसे और भी बहुत से देशों में रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया। सोचो, एक जगह की आग और उसकी चिंगारी कहां कहां तक पहुंची। तो चलो टाइम मशीन में चलते हैं और पहुंचते हैं लेट 18 सेंचुरी फ्रांस में। सीन क्या था वहां का। तो साल था 1774 और फ्रांस के नए किंग बने लुईस 16, वो भी सिर्फ 20 साल की उम्र में। इमेजिन, इतनी यंग एज में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी शादी हुई मैरी एंटोनिएट से, जो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जब लुईस 16 राजा बने तो उन्हें पता चला कि फ्रांस का खजाना तो एकदम खाली है। ओह तेरी, अब क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। अब सवाल यह है कि खजाना खाली क्यों था, ऐसे क्या खर्चे थे फ्रांस के। पहला रीजन, पैलेस ऑफ वर्साइल। ये इतना बड़ा और शानदार पैलेस था कि इसको मेंटेन करने में ही बहुत पैसा लगता था। सोचो, एक आलीशान महल का खर्चा। दूसरा, फ्रांस ने बहुत लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी थी। वॉर्स में तो पैसा पानी की तरह बहता है, ये आपको पता है। और ऊपर से फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने में हेल्प की थी। इस चक्कर में फ्रांस पर 1 बिलियन लीवरे का और कर्जा चढ़ गया। लीवरेज उस टाइम फ्रांस की करेंसी थी। तो इन सब लॉसेस को कवर करने और रेगुलर खर्चों को पूरा करने के लिए राजा ने क्या किया, सिंपल, टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि ये टैक्सेस सिर्फ कुछ ही लोगों को देना पड़ता था। ऐसा क्यों, चलो देखते हैं। तो फ्रांस की सोसाइटी उस टाइम कैसी थी। इमेजिन करो एक पिरामिड। इस पिरामिड में 3 लेवल थे, जिन्हें ई स्टेट कहा जाता था। पहला था फर्स्ट ई स्टेट। इसमें आते थे क्लर्जी, यानी चर्च के लोग, जैसे प्रीस्ट, बिशॉप्स और भी बहुत सारे। थिंक ऑफ देम एज द रिलीजियस हेड्स। दूसरे थे सेकेंड ई स्टेट। इसमें आते थे नोबेलिटी, यानी बड़े बड़े जमींदार, वॉरियर्स और रॉयल फैमिली के लोग। यह अमीरों और पावरफुल लोगों का ग्रुप था। और आखिर में आते थे थर्ड ई स्टेट। इसमें आते थे बुर्जुआस, यानी बिजनेसमैन, मर्चेंट और लॉयर्स। और कौन कौन आते थे, और आते थे सिटी वर्कर्स, और सबसे ज्यादा पीजेंट्स, यानी किसान, बेसिकली आम जनता। और सबसे शॉकिंग बात, टैक्स सिर्फ और सिर्फ थर्ड ई स्टेट के लोगों से ही लिए जाते थे। मतलब जो पहले से ही अमीर है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना, और सारा बोझ आम आदमी पर। ये तो गलत बात है ना। सोचो जरा, फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट के लोग पॉपुलेशन का सिर्फ 10% थे, लेकिन उनके पास सारे स्पेशल प्रिविलेजेस थे। उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और वो एकदम लग्जरियस लाइफ जीते थे, यानी कि मजे ही मजे। जबकि थर्ड ई स्टेट, जो 90% पॉपुलेशन थी, वो सारे टैक्सेस देती थी, यानी मेहनत करें ये और फल खाए वो। और इस अनफेयर सिस्टम को क्या कहते थे, द ओल्ड रिजीम।
एक ऐसा सिस्टम जहां आपके राइट्स इस बात से डिसाइड होते थे कि आप किस फैमिली में पैदा हुए हो, ना कि आपकी काबिलियत यानी मेरिट से। क्या ये अजीब नहीं है? अब जमीन की बात करते हैं। पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कौन थे? पीजेंट्स यानी किसान, लेकिन जमीन उनके पास बहुत कम थी। फ्रांस की लगभग 60% जमीन नॉबल्स, चर्च और थर्ड इस्टेट के कुछ अमीर लोगों के पास थी। ज्यादातर पीजेंट्स दूसरों की जमीन पर काम करते थे, वो भी बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में। उन्हें रेंट देना पड़ता था, अपनी फसल का कुछ हिस्सा देना पड़ता था और टैक्सेस भी भरते थे। तो बेचारे किसान मेहनत इतनी करते थे लेकिन रहते गरीबी में ही थे। सोचो उनकी क्या हालत होती होगी। जैसे कि हमने देखा, सारे टैक्सेस का बोझ थर्ड स्टेट पर था और ये टैक्सेस भी कई तरह के थे। मेनली 3 टाइप के टैक्सेस थे जो इन्हें देने पड़ते थे। पहला था टिथे, ये एक रिलीजियस टैक्स था जो चर्च को देना पड़ता था। ये किसान की फसल का लगभग 1/10 हिस्सा होता था। दूसरा था टेल, ये मेन टैक्स था जो सीधा स्टेट या गवर्नमेंट को जाता था। और तीसरा था इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये टैक्सेस रोजमर्रा की चीजों पर लगते थे, जैसे नमक, टबैको, ब्रेड, साबुन और भी बहुत सारी चीजें। मतलब कुछ भी खरीदो, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। तो एक तरफ अमीर लोग टैक्स फ्री लाइफ जी रहे थे और दूसरी तरफ गरीब लोग जो सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दिस वॉज टोटली अनफेयर। अब सिचुएशन और भी खराब होने वाली थी। फ्रांस की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। 1715 में 23 मिलियन से बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा पेट, तो फूड की डिमांड भी बढ़ गई। लेकिन फूड का जो प्रोडक्शन था वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से फूड की कमी हो गई। और उसकी वजह से क्या हुआ, खाना बहुत महंगा हो गया। और जब भी कभी सूखा पड़ता या हेल स्टॉर्म आता यानी कि ओले पड़ जाते, तो फसल बर्बाद हो जाती थी। गरीब लोग तो बेसिक चीजें जैसे ब्रेड, रोटी, ठीक है, ये सब चीजें भी नहीं खरीद पाते थे। इस सिचुएशन को कहते हैं सबसिस्टेंट क्राइसिस, यानी जब लोगों के पास जिंदा रहने के लिए बेसिक चीजें, खासकर खाना भी ना हो। इमेजिन करो रोटी के लिए तरसना। तो ये सबसिस्टेंट क्राइसिस होता क्या है? जब लोगों की बेसिक जरूरतें, खासकर फूड, पूरी ना हो पाए। इसके क्या रीजन हो सकते हैं? पहला, बैड हार्वेस्ट, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे सूखा या बाढ़ से फसल खराब हो जाना। दूसरा, हाई प्राइसेस, जरूरी चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट और लो वेजेस, लोगों के पास काम ना होना या बहुत कम सैलरी मिलना। और चौथा था एपिडेमिक्स और डिजीजेस, यानी बीमारियां फैल जाना। और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता था? गरीब परिवारों पर। वो अपनी इनकम का लगभग 90% सिर्फ ब्रेड पर खर्च करते थे और फिर भी भूखे रह जाते थे। कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ रोटी के लिए इतना संघर्ष। अब ऐसा नहीं था कि लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। पहले भी पीजेंट्स और वर्कर्स ने कई बार टैक्सेस बढ़ने और फूड शॉर्टेज के खिलाफ रिवॉल्ट करा था, यानी विद्रोह किया था। लेकिन ये प्रोटेस्ट अनऑर्गेनाइज थे। कोई क्लियर लीडर नहीं था, कोई प्रॉपर प्लान नहीं था जिससे रियल चेंजेस आ सके। मगर लोगों के अंदर न्याय यानी जस्टिस की चाहत और असमानता यानी इनइक्वालिटी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। रेवोल्यूशनरीज पैदा हो रहे थे। और इसी टाइम फ्रांस में एक नया सोशल ग्रुप उभर रहा था, द मिडिल क्लास। ये भी थर्ड स्टेट का ही हिस्सा थे, लेकिन थोड़ा अलग। कौन थे ये लोग? ये थे लॉयर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन और मर्चेंट्स वगैरह। ये लोग एजुकेटेड थे, पैसे वाले थे और इन्होंने अपनी मेहनत और ट्रेड से पैसा कमाया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लोग फ्रीडम और इक्वालिटी के आइडियाज में विश्वास रखते थे। इन्हें फिलोसोफर्स जैसे रूसो, वोल्टेयर और लॉक ने इंस्पायर किया था। और ये इस बात को बिल्कुल नहीं मानते थे कि लोगों को सिर्फ उनके जन्म के आधार पर स्पेशल प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। दे बिलीव इन मेरिट। तो अब आते हैं उन ग्रेट थिंकर्स पर जिन्होंने रेवोल्यूशन की आग को और भड़काया, द फिलोसोफर्स।
लोग जैसे जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो और मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने एक ऐसी दुनिया इमेजिन की जहां लोग आजादी से जी सके, सबको बराबर राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिले और कोई भी कानून से ऊपर ना हो। इनके पावरफुल आइडियाज ने ही रेवोल्यूशन की चिंगारी को जलाया। इनकी बातें लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गई। चलो इन फिलोसोफर्स के कुछ मेन आइडियाज देखते हैं। पहले थे जॉन लॉक। इन्होंने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये आइडिया रिजेक्ट किया कि राजाओं को डिवाइन राइट्स यानी भगवान का दिया हुआ अधिकार है रूल करने के लिए, यानी राजा कोई भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर नहीं है। दूसरे रूसो, इन्होंने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि गवर्नमेंट लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच एक अग्रीमेंट बेस पर होनी चाहिए, यानी जनता की मर्जी से सरकार बनेगी। तीसरे थे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में पावर को 3 ब्रांचेस में डिवाइड करने के लिए आइडिया दिया, जैसे लेजिस्लेटिव जो कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव जो कानून लागू करे और तीसरा जुडिशरी जो न्याय करे। ये आइडिया आज भी बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फॉलो होता है, जैसे इंडिया में भी। इस टाइम तक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें दिए गए इंडिविजुअल राइट्स फ्रांस के लिए एक मॉडल बन चुके थे। लोग देख रहे थे कि अमेरिका में कैसे लोगों को आजादी और राइट्स मिल रहे हैं। लोग फिलोसोफर्स के इन आइडियाज को सलोन, सोशल गैदरिंग और कॉफी हाउसेस में डिस्कस करते थे। बुक्स और न्यूज़पेपर से ये आइडियाज और भी तेजी से फैल रहे थे। और इसी बीच किंग लुइस 16 ने टैक्सेस और बढ़ाने का प्लान बनाया, जबकि अमीर लोग अभी भी कोई टैक्स नहीं दे रहे थे। इससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब तो कुछ बड़ा ही होने वाला था। तो बच्चों, ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 1। हमने देखा कि कैसे फ्रांस में हालात खराब थे, कैसे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था और कैसे नए आइडियाज लोगों को इंस्पायर कर रहे थे। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये गुस्सा कैसे एक बड़े रेवोल्यूशन में बदला। तो कैसा लगा आपको पहला पार्ट? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो और बाय बाय।